फिल्म की शुरुआत तीसरे विश्व युद्ध से उबर रही दुनिया से होती है, जहां जीवित बचे लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर एक शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लिब्रिया शहर राज्य में नेताओं, जिन्हें टेट्राग्राम्पटन काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ने ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ सख्त नियम बनाए जो मजबूत भावनाओं को भड़का सकती थी। उन्होंने इन नियमों को लागू करने के लिए द ग्रामिटन क्लैरिक नामक सैनिकों का एक विशिष्ट समूह बनाया। उनका काम उन्हें तोड़ने वाले को ढूंढना और खत्म करना था। नेथर्स नामक एक जिले में जॉन प्रेस्टन नाम का एक उच्च पदस्थ व्याकरण पादरी द अंडरग्राउंड नामक विद्रोहियों के एक समूह को रोकने के मिशन पर था। जब उन्हें एक इमारत में कुछ विद्रोही छिपे हुए मिले तो उन्होंने उनसे निपटने के लिए प्रेस्टन को बुलाया। हाथ में बंदूकें लेकर प्रेस्टन इमारत में घुस गया और अंधेरे में विद्रोहियों की गोलीबारी बंद होने का इंतजार करने लगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने तुरंत और सटीकता से उन्हें नीचे ले लिया। विद्रोहियों से निपटने के बाद उन्होंने ऐसी सामग्रियों की खोज की जिन्हें खतरनाक माना जाता था, ऐसी चीजें जो लोगों को बहुत अधिक महसूस करा सकती थीं। फर्श के नीचे छिपे हुए उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की मोना लिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग की खोज की। प्रेस्टन ने इसकी पुष्टि करने के बाद कि यह असली है, इसे अन्य निषिद्ध वस्तुओं के साथ नष्ट करने का आदेश दिया। मुख्यालय वापस जाते समय प्रेस्टन ने देखा कि उसके साथी एरोल पार्ट्रिज ने विलियम बटलर येट्स की कविताओं की एक किताब रखी थी। उन्होंने पूछा कि पार्ट्रिज ने इसे साक्ष्य टीम के लिए क्यों नहीं छोड़ा। पार्ट्रिज ने बताया कि उन्हें निषिद्ध सामग्रियों का उचित रिकॉर्ड रखने में टीम पर भरोसा नहीं था। पूरे शहर में लिब्रिया के नेता फादर लोगों को प्रोजियम की दैनिक खुराक लेने के लिए कहने के लिए विशाल वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दिए, एक दवा जो उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती थी। उन्होंने उनसे ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पाने का आग्रह किया जो उन्हें तीव्र भावनाओं का अनुभव करा सकती है और दावा किया कि ऐसा करने से उन्हें अंततः शांति प्राप्त हुई है। जैसे ही फादर ने अपना भाषण समाप्त किया, नागरिकों ने उनकी जय जयकार की। जब प्रेस्टन मौलवियों के मुख्यालय में लौटे तो उन्होंने फादर के ठीक नीचे टेट्राग्रामिटन काउंसिल के दूसरे इन कमांड वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट को रिपोर्ट किया। ड्यूपॉन्ट ने दूसरों में मजबूत भावनाओं का पता लगाने की उल्लेखनीय क्षमता के लिए प्रेस्टन की प्रशंसा की और जानना चाहा कि उसने यह अद्वितीय कौशल कैसे हासिल किया। प्रेस्टन ने बताया कि उसने खुद को उनकी जगह रखकर उन लोगों की तरह सोचना सीखा जिनका वो शिकार कर रहा था। जब ड्यूपॉन्ट ने प्रेस्टन के परिवार के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पत्नी को कुछ साल पहले एक इंद्रिय अपराधी होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था और जला दिया गया था। ड्यूपॉन्ट ने प्रेस्टन को चेतावनी दी कि यह उसकी ओर से एक गंभीर गलती थी क्योंकि वह यह नहीं समझ सका कि उसकी पत्नी मजबूत भावनाओं को महसूस कर रही थी। ड्यूपॉन्ट के कार्यालय छोड़ने के बाद प्रेस्टन ने ये देखने के लिए साक्ष्य विभाग में रिकॉर्ड की जांच की कि क्या उसके साथी पार्ट्रिज ने उसके पास मौजूद निषिद्ध पुस्तक EC-10 को लॉग किया था। जब उसे पता चला कि पार्ट्रिज ने कई हफ्तों से कोई सबूत नहीं दिया है तो प्रेस्टन उसे ढूंढने के लिए नीदरलैंड्स गया। नीदरलैंड्स में प्रेस्टन ने पार्ट्रिज को एक परित्यक्त चर्च में येट्स की किताब पढ़ते हुए पाया। जब प्रेस्टन ने उससे सवाल किया तो पार्ट्रिज ने अपरिचित भावनाओं को शब्दों में वर्णित करने के लिए उसे डांटा। पार्ट्रिज ने परिषद के नियमों के कारण मानवता की हानि पर शोक व्यक्त किया, जबकि प्रेस्टन ने परिषद की नई दुनिया में युद्ध और हत्या की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया। पार्ट्रिज ने भावनाओं की स्वतंत्रता को महत्व दिया और बंदूक तक पहुंच गया, और जब वो येट्स की किताब के पीछे छिप गया तो प्रेस्टन ने उसे गोली मार दी। पार्ट्रिज की जगह ब्रांट नाम के एक करियर केंद्रित मौलवी ने ले ली, जो प्रेस्टन के अटूट स्वभाव की प्रशंसा करता था। बाद में घर पर प्रेस्टन के बेटे रॉबी ने एक लड़के को रोते हुए देखा और सोचा कि क्या उसे इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। प्रेस्टन ने उनसे तुरंत इसकी रिपोर्ट करने को कहा। प्रेस्टन ने अपनी पत्नी की गिरफ्तारी का सपना एक अपराधी के रूप में देखा, समाचार देने वाले अधिकारियों को निहत्था कर दिया। उसने उसे चूमा और न भूलने को कहा। सुबह में उसने उसकी अनुपस्थिति देखी और एक प्रोजियम शीशी गिरा दी। उनके बेटे ने उन्हें संतुलन केंद्र का दौरा करने की याद दिलाई, जो आतंकवाद के कारण बंद था। ब्रांट ने उसके खुराक संबंधी समस्या से अनभिज्ञ होकर उसे उठाया। उन्होंने इंद्रिय अपराधी मैरी ओ ब्रांट के घर पर छापा मारा और निषिद्ध वस्तुओं की खोज की। मैरी ने प्रेस्टन पर बंदूक तान दी, लेकिन उसने उसके सहयोगियों को उजागर करने के लिए हस्तक्षेप किया। अपनी पूछताछ में मैरी ने प्रेस्टन को उसके उद्देश्य के बारे में चुनौती दी और कहा कि वह भावनाओं के बिना सिर्फ एक घड़ी थी। एक सुबह प्रेस्टन उठा और सुंदर सूर्योदय देखने के लिए अपनी खिड़की का रंग हटा दिया। उन्होंने अपनी सिरिंज गन में प्रोजियम की खुराक तैयार की, लेकिन झिझकते हुए इसे इंजेक्ट नहीं किया। मुख्यालय जाते समय गलती से उनसे प्रोजियम की शीशियां गिर गईं।
कार्यालय के अंदर उन्होंने अपनी डेस्क को फिर से व्यवस्थित किया क्योंकि पिता ने मॉनिटर पर अनुरूपता को प्रोत्साहित किया। ब्रांट ने उसके कार्यों के बारे में पूछताछ की और प्रेस्टन ने कार्यक्षेत्र अनुकूलन का दावा किया। ब्रांट ने तब प्रेस्टन को नीदरलैंड में इंद्रिय अपराधियों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन के बारे में सूचित किया। छापे के दौरान ब्रांट ने एक विद्रोही को गोली मार दी जिसने प्रेस्टन पर हमला किया था। विद्रोही को पकड़ते हुए प्रेस्टन ने गलती से उस व्यक्ति से आंख मिला ली जिससे वह व्यक्ति मर गया, जिससे वह व्याकुल हो गया। प्रेस्टन ने प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ एक छिपे हुए कमरे की खोज की जिसमें बीथोवेन की 9वीं सिम्फनी का विनाइल रिकॉर्ड भी शामिल था। उन्होंने इसे बजाया जिससे उनके हाथ पर बर्फ का गोला गिरते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। जबकि टीम ने इमारत के अंदर प्रतिबंधित सामग्री को जला दिया, ब्रांट ने साक्ष्य टीम को नर्सरी कविता की किताब नहीं सौंपने के प्रेस्टन के फैसले पर सवाल उठाया। टीम की सटीकता पर भरोसा न होने के कारण प्रेस्टन ने इसे स्वयं लॉग करना चुना। एक अधिकारी ने परिसर में कुत्तों की मौजूदगी की सूचना दी। ब्रांट ने उन्हें खत्म करने का आदेश दिया, जिसका प्रेस्टन ने विरोध करने में संकोच किया और अंततः मान लिया। हालांकि जब एक पिल्ला उनके पास आया तो वो उसे अनिच्छा से अधिकारियों को देने से पहले अपने पास रखने से रोक नहीं सके। फिर पुनर्विचार किया और बीमारियों के परीक्षण का सुझाव दिया। ड्यूपॉन्ट के साथ एक बैठक में प्रेस्टन ने विद्रोहियों के कठोर निष्पादन के बारे में चिंता व्यक्त की, इसके बजाय पकड़ने और पूछताछ का प्रस्ताव दिया। ड्यूपॉन्ट ने बताया कि फादर ने प्रसंस्करण के बिना विनाश का आदेश दिया था, असहमत होने पर भी आज्ञाकारिता पर जोर दिया था। बाद में साक्ष्य विभाग में प्रेस्टन ने मैरी की संपत्ति की जांच की और एक रिबन लिया। वह उस कुत्ते को छुड़ाने के लिए पाताल लोक लौट आया जिसे उसने पहले बचाया था, जो हठपूर्वक उसके पास रुका हुआ था। अंततः प्रेस्टन ने इसे ट्रंक में वापस करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रेस्टन की पहचान का अनुरोध किया। वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रंक का निरीक्षण करने के लिए चाबियां मांगी, लेकिन जल्द ही प्रेस्टन को पहचान लिया, माफी मांगी और चाबियां वापस कर दी। जैसे ही प्रेस्टन उन्हें ले जाने वाला था, अधिकारियों ने ट्रंक के अंदर से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज सुनी। कुत्ते का पता चलने पर उन्होंने प्रेस्टन को घुटने टेकने का आदेश दिया। एक आश्चर्यजनक कदम में प्रेस्टन ने अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें खत्म करने के लिए अपने हथियारों का उपयोग करने में कामयाब रहे। जैसे ही अधिक लोग उसे पकड़ने के लिए आए, प्रेस्टन ने जवाबी हमला किया, लगातार अपने हथियारों से गोलीबारी की और सफलतापूर्वक उन सभी को मार गिराया। अपने घर पर वापस प्रेस्टन ने मुख्यालय जाने से पहले दर्पण के पीछे प्रोजियम की कुछ शीशियां छिपा दी। अपने तलवार युद्ध कौशल का अभ्यास करते समय ब्रांट ने हस्तक्षेप किया और उसके साथ युद्ध सत्र में भाग लिया। ब्रांट ने प्रेस्टन पर ताना मारा, नीदरलैंड में पिछली रात की घटनाओं का उल्लेख किया और अपनी सहमति व्यक्त की क्योंकि फादर ने प्रतिरोध पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उनके युद्ध सत्र के बाद ब्रांट ने प्रेस्टन को सेक्टर 7 में एक और नीदरलैंड छापे के बारे में बताया। ऑपरेशन के दौरान प्रेस्टन ने विद्रोहियों का सामना किया, उनकी रक्षा की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। जब अतिरिक्त अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने उनका मुकाबला किया, जिससे विद्रोही भागने में सफल हो गए। बाद में उसने पाया कि विद्रोहियों को फांसी दी जाने वाली थी। ब्रांट ने उन्हें गोली मारने पर जोर दिया, लेकिन प्रेस्टन ने पूछताछ की वकालत की। ब्रांट ने अपने हथियार की पेशकश की, लेकिन प्रेस्टन ने अपना रुख बरकरार रखते हुए उसे वापस कर दिया। ब्रांट ने प्रेस्टन को निराश करते हुए विद्रोहियों को फांसी देने का आदेश दिया। उन्होंने प्रतिरोध के खिलाफ पिता की सेवा करने के लिए तैयार होकर ड्यूपॉन्ट को सूचना दी। बाद में उन्होंने मुर्दाघर में पार्ट्रिज का सामान एकत्र किया और एक धातु के बक्से में पीठ पर स्वतंत्रता लिखा हुआ एक चित्र पाया। वहां उसे पार्ट्रिज और मे की एक साथ एक तस्वीर भी मिली। प्रेस्टन पार्ट्रिज के बारे में पूछताछ करने के लिए मैरी से मिलने जाता है। मैरी पहले तो मौलवियों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करती है, लेकिन प्रेस्टन उसे पार्ट्रिज के साथ उसकी एक तस्वीर दिखाता है। जब उसने खुलासा किया कि उसने ही पार्ट्रिज को मारा था, तो मैरी ने उस पर पेन से वार करने का प्रयास किया। प्रेस्टन ने हमले को रोक दिया और उसे पकड़कर उसकी आंखों में घूरकर देखा। उसे रिहा करने के बाद प्रेस्टन ने निष्कर्ष निकाला कि वे प्रेमी हैं। जैसे ही प्रेस्टन ने प्रतिरोध के साथ पार्ट्रिज की भागीदारी की गहराई से जांच की, उसे पता चला कि पार्ट्रिज जर्गन नाम के एक व्यक्ति से नियमित रूप से मिलता था। ब्लॉक 42 में एक स्कूल के भीतर एक छिपे हुए कमरे में जर्गन निकलता है और प्रेस्टन को सूचित करता है कि वे उसे देख रहे हैं। जर्गन प्रेस्टन को भूमिगत ले जाता है और उसे वहां रहने वाले लोगों की गतिविधियां दिखाता है। प्रेस्टन की वफादारी का परीक्षण करने के लिए जुर्गन ने मजबूत भावनाओं को जगाने के लिए उसे पॉलीग्राफ के अधीन किया।
जब मैरी का जिक्र होता है तो पॉलीग्राफ की कंपन तेज हो जाती है। जुर्गन ने खुलासा किया कि वो जानता है कि प्रेस्टन मैरी का रिबन ले जाता है और गुप्त रूप से उसे सूंघता है। जुर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेस्टन की भावनाएं तभी संतुष्ट हो सकती हैं जब वो खुद को मैरी के प्यार में पड़ने देगा। प्रेस्टन ने जुर्गन को सूचित किया कि मैरी को अगले दिन भस्म करने का कार्यक्रम है। बाद में जुर्गन ने प्रेस्टन को अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी प्रकृति के बारे में चेतावनी दी और बताया कि प्रतिरोध के कुछ सदस्यों को कुछ भी महसूस न करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रेस्टन पूछता है कि वह प्रतिरोध के लिए क्या कर सकता है और जुर्गन उसे पिता की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंडरग्राउंड छोड़ने पर पुलिस अधिकारी प्रेस्टन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे ड्यूपॉन्ट ले आते हैं, जिसने एक मौलवी द्वारा प्रोजियम नहीं लेने की अफवाहें सुनी हैं। प्रेस्टन ने प्रतिरोध से संपर्क करने का प्रयास स्वीकार किया और चेतावनी दी कि यदि अंडरग्राउंड ने मौलवियों से समझौता किया तो परिषद खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने विद्रोहियों में घुसपैठ कराने के अपने प्रयासों को दोगुना करने का वादा किया है। घर लौटकर वो शीशे के पीछे एक और शीशी छोड़ देता है और अपने बच्चों को सोते हुए देखता है। जब रॉबी उठता है और उसे सिरिंज बंदूक के साथ देखता है तो प्रेस्टन बताता है कि वह सुनिश्चित कर रहा है कि रॉबी अपनी दैनिक खुराक ले। मैरी के साथ बाद की मुलाकात में उसे पता चलता है कि प्रेस्टन अपनी नियमित खुराक नहीं ले रहा है और उसे उसकी उलझन का एहसास होता है। निगरानी कैमरों के खतरे के बावजूद वो उसके पास पहुंचती है। फादर की हत्या पर चर्चा करने के लिए प्रेस्टन फिर से जुर्गन से मिलता है। जुर्गन बताते हैं कि प्रेस्टन को ऐसे मिशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन प्रेस्टन को संदेह है कि अगर फादर को हटा दिया गया तो भी चीजें बदल जाएंगी। जुर्गन ने उसे आश्वासन दिया कि अंडरग्राउंड नेटवर्क पूरे शहर में प्रोजियम प्रयोगशालाओं को बाधित करने की योजना बना रहा है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यदि वे मानव प्रकृति की शक्ति के कारण केवल एक दिन के लिए भी प्रोजियम आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं तो उनका उद्देश्य प्रबल होगा। जुर्गन के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर प्रेस्टन अनिच्छा से पिता की हत्या करने के लिए सहमत हो गया, भले ही उसके पास कार्य को पूरा करने के लिए साधनों की कमी थी। जैसे ही प्रेस्टन अंडरग्राउंड छोड़ने की तैयारी करता है, जुर्गन उसे मैरी को न देखने की चेतावनी देता है, यह मानते हुए कि इससे उसका नया मिशन जटिल हो जाएगा। प्रेस्टन कार्यालय लौटता है और वीडियो मॉनिटर पर निष्पादन की तैयारी देखता है। बाद में उसने अपनी पत्नी की फांसी की फुटेज देखने का फैसला किया। उस समय प्रतिक्रिया की कमी से परेशान होकर प्रेस्टन मैरी को बचाने के लिए भस्मक कक्ष में भाग जाता है। हालांकि उसके पहुंचने पर जल्लाद ने उसे सूचित किया कि मशीन के टरबाइन पहले ही चालू हो चुके हैं। दरवाजा खोलने से सड़कों पर विस्फोट हो जाएगा। मैरी के भस्म होने की उल्टी गिनती सुनते हुए प्रेस्टन अपने आंसू रोक लेता है। जब वो अंततः टूट जाता है और इमारत के बाहर रोने लगता है तो ब्रांट उसे गिरफ्तार कर लेता है और ड्यूपॉन्ट ले आता है। ब्रांट ने वाइस काउंसिल को एक अपराध में आरोपित महिला के साथ प्रेस्टन की संलिप्तता और नीदरलैंड के अधिकारियों की मौत के बारे में सूचित किया। प्रेस्टन ड्यूपॉन्ट को मौलवियों के बीच गद्दार को उजागर करने के अपने मिशन की याद दिलाता है और ब्रांट को गद्दार के रूप में प्रकट करता है। ड्यूपॉन्ट हत्या के हथियार की जांच करता है जो ब्रांट का है। विद्रोही की फांसी के दौरान प्रेस्टन के स्विच को समझते हुए ब्रांट को एहसास हुआ कि उसके पास प्रेस्टन की बंदूक है। हालांकि प्रेस्टन ने ड्यूपॉन्ट को बताया कि ब्रांट ने उसे गिरफ्तार करते समय उसकी बंदूक ले ली थी। ड्यूपॉन्ट ने फैसले और दहन के लिए ब्रांट को हटाने का आदेश दिया। बाद में ड्यूपॉन्ट ने प्रेस्टन को घर की तलाशी के बारे में सूचित किया। प्रेस्टन घर भागता है और पाता है कि उसकी छुपी हुई प्रोजियम शीशियां गायब हैं। उनके बेटे ने उन्हें शीशियां दिखाईं, जिससे पता चला कि उन्होंने अपनी मां की फांसी के बाद प्रोजियम लेना बंद कर दिया था। प्रेस्टन अंडरग्राउंड से मिलता है और प्रतिरोध के स्थान के बारे में सूचित करने के लिए परिषद से संपर्क करता है। पिता से मुलाकात के दिन प्रॉक्टर ने उसे सूचित किया कि मुठभेड़ से पहले उसे एक परीक्षण से गुजरना होगा। प्रेस्टन ने अपना हथियार सौंप दिया और पॉलीग्राफ परीक्षण से गुजरा। परीक्षण के दौरान उनसे एक ग्रामेटन मौलवी को निहत्था करने का सबसे आसान तरीका पूछा गया। इससे पहले कि वह उत्तर दे सके, ब्रांट ने उसके कान में उत्तर फुसफुसाते हुए कहा, आप उससे इसके लिए पूछें। पिता ने वीडियो स्क्रीन पर प्रेस्टन को संबोधित करते हुए खुलासा किया कि ब्रांट की गिरफ्तारी प्रेस्टन को विजयी महसूस कराने की एक चाल थी। पिता बताते हैं कि वह अंडरग्राउंड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो विद्रोहियों की तरह सोच और महसूस कर सके। पिता बताते हैं कि प्रेस्टन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये क्षमता है। प्रेस्टन को आश्चर्य हुआ। फादर ने खुद को ड्यूपॉन्ट के रूप में प्रकट किया और खुलासा किया कि असली पिता का वर्षों पहले निधन हो गया था। परिषद ने पिता की परंपराओं को जारी रखने के लिए ड्यूपॉन्ट को चुना।
धोखे से क्रोधित होकर प्रेस्टन ने छिपी हुई बंदूकें प्रकट की और कमरे में मौजूद लोगों पर गोलियां चला दी। जब तक वो ड्यूपोंट के कमरे तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अपने रास्ते में आने वाले गार्डों को खत्म करते हुए उग्र रूप धारण कर लेता है। ब्रांड ड्यूपोंट के पक्ष में खड़ा है। अधिक गार्डों को हराने के बाद प्रेस्टन ब्रांड के साथ तेजी से तलवार की लड़ाई में संलग्न हो जाता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। प्रेस्टन का सामना करने के लिए ड्यूपोंट एक बंदूक पकड़ लेता है। प्रेस्टन फर्श से एक बंदूक उठा लेता है और ड्यूपोंट के हमलों से बचाव करता है। ड्यूपोंट के कौशल के बावजूद प्रेस्टन ने उस पर कब्जा कर लिया, उसे निहत्था कर दिया और कीमत चुकाने की इच्छा व्यक्त करते हुए उसके सिर में गोली मार दी। इमारत छोड़ने से पहले प्रेस्टन ने लिब्रिया में पिता के संदेशों को प्रसारित करने वाली मशीनों को नष्ट कर दिया। जल्द ही पूरे शहर में प्रोजियम कारखानों में बम विस्फोट हुए, जिससे विद्रोहियों को संकेत मिला कि अब उनके दमनकारी शासकों के खिलाफ उठने का समय आ गया है।